हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं बायोमोलिक्यूल्स का। इस सेशन में हम एक और नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? और इस टॉपिक के साथ साथ हम एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। इन सब टर्म्स के मतलब क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब आपको इसी सेशन में सीखने को मिलेगा। मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है, ध्यान से सुनिएगा तो ठीक है ना। तो अपन लोग आज बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने एनसीईआरटी निकाल ली होगी, तो जल्दी से पेन उठाइए और मैं जो मार्क कर रहा हूं पॉइंट्स अपनी बुक्स में मेंशन करते चले। क्लियर है? तो अब बात कर रहे हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अब ये क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स? बेटा कुछ नहीं, सिंपल सी जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, उनके लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया है मेटाबोलाइट्स। आगे एक टॉपिक है 9.10, उसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कशन किया गया है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। उस प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं बेटा। तो इसीलिए असल में हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और वो ही बायोमोलिक्यूल्स अल्टीमेटली मेटाबोलाइट्स कहलाए जाते हैं। तो अब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि फर्क क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखिएगा क्या। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म and determining their structure and if possible synthesizing them। तो भैया केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स को आइसोलेट करने की कैपेबिलिटी है या आइसोलेट करके दिए हैं। यही वो सब्जेक्ट है जिसमें हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, चाहे वो कंपाउंड्स बड़े हो चाहे वो छोटे हो, उनको आइसोलेट करके बताया है। और साथ ही साथ यही नहीं, अगर उनके स्ट्रक्चर पॉसिबली डिटरमाइन किए जा सकते तो उन्होंने स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करके दिए हैं और कुछ उनकी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस के बारे में भी बताया है। तो ये कैपेबिलिटी बेटा केवल केमिस्ट्री के पास ही थी। या एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का कि कंपाउंड्स को आइसोलेट करने में, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में, उनकी सिंथेसिस रिएक्शन बताने में बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है या प्रभावशाली है, हिंदी में कहते हैं, बहुत कैपेबल है, अच्छा खासा। और ये नहीं कि केवल स्मॉल कंपाउंड्स ही, बड़े बड़े कंपाउंड्स भी, बहुत नंबर ऑफ लंबी चेन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बहुत सारे हो जाए, उनकी भी कंपाउंड्स की सिंथेसिस, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने के लिए कैपेबल है केमिस्ट्री। क्लियर है? तो इन शॉर्ट केमिस्ट्री ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता लगा। एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, वो सारी चीजें केमिस्ट्री की देन है। उसी की मदद से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ पाए हैं। तो वही आगे बढ़ते रहे। तो अगर हम आइसोलेट करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो भाई जब मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करने बैठेंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। क्लियर है? तो वही लिखा है, इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugars and etc। तो वही बोल रहा है, अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आइसोलेट करें कंपाउंड्स को और उन कंपाउंड्स, उन बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाए, तो भैया हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाएंगे, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। फॉर रीजंस that are given in section 9.10 we can call these biomolecules as metabolites। तो असल में सेक्शन 9.10 में मेटाबॉलिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है बड़े मॉलिक्यूल्स की, किस तरीके से बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ये सारी चीजें दे रखी है वहां पे मेटाबॉलिज्म में। तो उस रिएक्शन में जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन या उसका डिसोसिएशन हो रहा है, उन सब कंपाउंड्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले कंपाउंड्स। तो असल में ये और कोई नहीं, वही बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब स्मॉल है चाहे वो बिग है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सिंथेसिस हो रहा है या उनका क्या
या उनका डिकम्पोजिशन होके बन रहा है। तो वो वाली बात की बात है। तो और कुछ नहीं, इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स की होती है वो सारी रिएक्शन। तो इन बायोमोलिक्यूल्स को हम टर्म दे देते हैं मेटाबोलाइट्स का। इसका नाम दे देते हैं मेटाबोलाइट्स का। क्लियर है? हाँ या ना? अब आगे सुनना। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। 9.1 में देखो भैया बहुत सारे, पिछले पेज आपका, उसमें इतने सारे आपको मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिखाए। शुगर्स हैं वहां पर, लिपिड्स हैं वहां पर, अमीनो एसिड्स हैं वहां पर, हेटेरोसाइक्लिक चेन वाले कंपाउंड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सब क्या एक लिविंग एनिमल टिश्यू में आसानी से पाए जा रहे थे। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने बोला क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? अभी बेसिक डिफरेंस बताएंगे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जनरली जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, एनिमल की बात कर रहा हूं स्पेशली मैं, जनरली एनिमल टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उसी में जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो बहुत सारी कैटेगरी है कंपाउंड की, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उन्हीं से बन के बने न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो जनरली हमें किसी एनिमल टिश्यू में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम यही काम एनालाइज करने का काम, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को देखने का काम प्लांट में करें तो वही लिखा है। However, when one analyze the plant, fungal and microbial cell, वहीं पे अगर कोई दूसरा बंदा आया और उसने एनालिसिस करी किस पे, या तो किसी प्लांट पे या किसी फंगस पे या फिर माइक्रोबियल सेल पे, तो उसे इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे थे। तो वही लिखा है। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites। तो उस प्लांट में या फंगल या माइक्रोबियल सेल के अंदर उस बंदे को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। बट ऐसा एनिमल टिश्यू में नहीं होगा। क्योंकि एनिमल टिश्यू में भाई मेनली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही प्रेजेंट होते हैं। बट वहीं पे हम प्लांट या किसी फंगल या फिर माइक्रोबियल सेल की बात करें तो इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उन कंपाउंड्स, जैसे कि अल्कलॉइड्स की प्रेजेंस होती है, फ्लैवोनॉइड्स की प्रेजेंस होती है, रबर मिलता है, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, गम होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। तो ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा है, जो क्या हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं आते, जो एनिमल टिश्यू में मिल रहे हैं। बट ये वाले कंपाउंड्स एनिमल टिश्यू में नहीं मिल पाते। और मेन काम क्या है? ये लोग किसी काम के नहीं, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये प्लांट के किसी काम के नहीं। प्लांट में तो केवल इनका स्टोरेज मटेरियल है, स्टोरेज है। प्लांट में ये कंपाउंड्स स्टोर हो जाते हैं जाकर, और कुछ काम नहीं करते हैं। क्लियर है? और इन्हीं एक्स्ट्रा या जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हाँ या ना? जो मेन है वो कौन है? प्राइमरी, क्योंकि यही हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केवल प्लांट इनमें मिलते हैं, प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल में, और केवल वो स्टोरेज का काम करते हैं, किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफरेंस बता रहा हूं भाई। क्लियर है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट डिसाइड करना तो एनिमल टिश्यू को ऑब्जर्व करो, सबसे बढ़िया। अगर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑब्जर्व करना है तो हम लोग प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में ही मिल पाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना, मेजर डिफरेंस आ रहा है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंस किया जाता है मेन। क्लियर है? हाँ या ना? तो बात सुनना। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शन हमें पता है, वो किस तरीके से काम करते हैं और कहां पर जाके उनका मेन रोल है, कहां पर वो अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शन के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो कहां पर हो रहा है और उसका क्या रोल है उस प्रोसेस में। क्लियर है? बट वहीं पे जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, इनका तो हमें घंटा कुछ नहीं पता। तो वही लिखा है, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये स्टोर्ड है। वो प्लांट या वो फंगल सेल या फिर वो माइक्रोबियल सेल हो गई, होस्ट ऑर्गेनिज्म।
क्लियर है? तो वही बोल रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो हमें काम पता है क्योंकि वो डायरेक्टली बेटा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका फंक्शन भी पता है हमें और उनका उस रिएक्शन में क्या रोल है ये भी पता है। बट वहीं पे जब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, इनके बारे में हमारे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केवल स्टोरेज होता है, उनका कोई फंक्शन नहीं करते वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। क्लियर है? बट स्टिल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के तो किसी काम के नहीं है, तो हम लोग उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। सेंट है भाई, रबर है, एसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स, हमारे तो काम की चीजें हैं ना, भले ही प्लांट के लिए नहीं है, पर हम लोग ये सेकेंडरी और प्राइमरी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि तुम्हारे काम के तो बढ़िया है, बढ़िया तो है, वो हमारे हिसाब के लिए ना कि उस प्लांट के लिए, तो वही लिखा है। However, many of them are useful to human welfare. तो हमारे फायदे के लिए बहुत काम के होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि रबर हमारे काम आती है, ड्रग्स बिल्कुल, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट, ये सब हमारे काम के हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं किसी प्लांट के या किसी फंगल सेल के या किसी माइक्रोबियल सेल के। क्लियर है? तो आपको ह्यूमन वेलफेयर वाला एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारे जो भी पूरा टॉपिक चलेगा वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में चलेगा। फंगस के सेल्स की मदद लेंगे, माइक्रोबियल सेल्स की मदद लेंगे, कहीं कहीं पे प्लांट सेल्स की मदद लेंगे हमारे फायदे के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? एक और बात सुनना, क्या सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो ऐसे हैं जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के भी हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको सारी कैटेगरी जाके बाद में पड़ेगी 12th में, और थोड़ी 12th के बाद जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब वहां पे पता लगेगी कि कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन कौन से मेटाबोलाइट क्या क्या फायदे करते हैं, वो सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में सीखने को मिलेंगी। तो वही लिखा है, इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में ज्यादातर आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो या तो आगे आने वाले चैप्टर्स में, जनरल 12th के चैप्टर्स में है बेटा, 12th के चैप्टर्स में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप उसके आगे हायर स्टडीज करते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड में, बॉटनी के फील्ड में, तो आपको डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? जनरली सबका उद्देश्य भैया डॉक्टर बनना है यहाँ पर, तो मैं कहूंगा जितनी बात लिखी है उसको ही पकड़ के चले, ज्यादा डेप्थ में ना जाए, क्योंकि नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन, नहीं आ रहा, पढ़ भी लोगे कोई फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। जितना है पहले ऐसे याद कर लो, ज्यादा डिटेल में जाने के लिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है। क्लियर है? हाँ या ना? डिटेलिंग जितनी घुसोगे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है मोर देन, मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा इन लाइनों पे से बन रहे हैं ना कि इनकी डिटेल। जो भी डिटेलिंग है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वर्ड का मतलब नहीं आता समझ में, इसीलिए। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये बात थी भैया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। एक टेबल बना रखी है बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, याद करनी है, देख लो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन्ड है, अलग मार्क करके रट लेना एक एक चीज, ठीक है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कैटेगरी है पिगमेंट, एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इन सब के एग्जांपल रटे जाने चाहिए, तो वही लिखा है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, केवल नाम दिए। पिगमेंट्स में कौन कौन से आ सकते हैं? कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, सिखा चुका हूं एल्गी वाले चैप्टर में, बहुत सारे नाम आए थे। एल्कलॉइड्स के तौर पे मॉर्फिन, कोडीन, ये सब एल्कलॉइड्स होते हैं। टर्पेनॉइड्स के नाम पे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल आ सकता है। टॉक्सिन, एब्रिन एंड रेसिन, एब्रिन एंड राइसिन, ये सब क्या है? टॉक्सिन्स हैं। लैक्टिन्स कौन होते हैं? कौन? कैनावेलिन ए, कौन? कैनावेलिन ए। ड्रग्स कौन कौन से मिलते हैं हमें? विनब्लास्टिन एंड कुरक्यूमिन। क्लियर है? और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट हम लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इंपॉर्टेंट टेबल है, मैच द कॉलम में आ सकती है बेटा, रट लेना, एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल जबान पे रटा हुआ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो लेफ्ट में या रॉन्ग जाएगा। सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी के हर एग्जाम्पल को रट जाओ जितना डिटेल में, जितनी बारी याद कर सकते हो, जितनी बारी रिवाइज कर सकते हो उतनी बारी करिएगा, कोई लिमिट नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रिवीजन रहेगा आपका एनसीईआरटी में उतनी आपकी स्कोरिंग बढ़ती चली जाएगी। और आपको भी पता है अब मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। चले आगे। तो ये बात रही भाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। बेटा किसकी बात कर दी मैंने? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
बोला है इसकी। ध्यान से सुनेंगे। अब दूसरा टॉपिक सुन लो इसी लेक्चर का, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करूंगा मेटाबोलाइट्स तो क्लियर हो। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल देखो भाई, सिंपल सी कंडीशन है, ध्यान से सुनना। क्या, अब पहले आपको इनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताऊं। असल में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इन बायोमॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। इसी बेसिस पे, ये कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है। ये माइक्रो होंगे, ये मैक्रो होंगे। अब कैसे डिसाइड किया? ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट MW लिख दूं शॉर्ट में, लेस देन 1000 डाल्टन होता है, लेस देन 1000 डाल्टन, DA शॉर्ट में, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है। ये फर्क है दोनों का, क्लियर है? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और ये मैक्रो, फर्क क्या है? इनके मॉलिक्यूलर वेट का। इसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन सब का मॉलिक्यूलर वेट विद इन द रेंज ऑफ 1000 डाल्टन। और इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा रहता है, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना, 10,000 डाल्टन से ज्यादा ही रहता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है इसके केस में लिपिड का। किसका बेटा? लिपिड का, जिसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है। एक्सेप्शन है, मान लो, याद कर लीजिएगा। अभी रीजन भी दे दूंगा इसका क्यों इसमें रखा गया, फिर भी ठीक है ना। एक एक्सेप्शन है क्योंकि देख लेस देन आ रहा है ना, तो हमारे हिसाब से तो माइक्रो में जाना चाहिए, तो बट वो नहीं जाता, वो मैक्रो में ही होता है। अब ये मिलते कहाँ है? सिंपल सी बात है, हैवी मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे और ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। आपको पढ़ाया था एनालिसिस करना, एक बनता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, एक बनता है एसिड सॉल्युबल। तो ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल जितने भी हैं वो सब एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल जो भी है वो सब एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिलते हैं। तो ये कंडीशन है ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है। और ज्यादातर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमेरिक होते हैं नेचर में, मतलब पॉलीमर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ज्यादातर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स मान लो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दो, एक ही बात है सब। तो असल में ये ज्यादातर पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन है लिपिड का, एक्सेप्शन है लिपिड का, क्लियर है? तो ये कंडीशन है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। एक बार रीड कर लें तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सुनना जरा, और भी कौन कौन आता है उसके अलावा वो भी पता लगेगा। देखिएगा, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो भैया पहले बायो माइक्रो के बारे में बता रखा है इन्होंने, फिर मैक्रो की बात करिए। तो बेटा एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है जो भी मॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। तो क्या बता दिया कि जो भी मॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिलता है उनमें जो मॉलिक्यूलर वेट की रेंज होती है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच की रहती है अप्रोक्सीमेटली। लगभग आप बोल सकते हैं लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉमन फीचर नहीं है। बाकी सब मॉलिक्यूल अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट उनका जो मॉलिक्यूलर वेट की रेंज है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच की रहती है। वहीं पे अगर हम बात करें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की, तो वो सुनना, द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। मार्क कर लेना पहली बार कि इसमें 4 ही कैटेगरी आती है मेनली। कौन कौन आ रहा है? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ये भी पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड, ये भी पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड तो नाम में ही आ रहा है पॉलीमर, और फोर्थ लिपिड्स। भले ही पॉलीमर नहीं बट स्टिल इसको रखा जाता है, उसका एक्सेप्शन है, रीजन से काइंड। क्लियर है? तो पहली बात इसने सीधे सीधे बोल दी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये चारों के अलावा और बाकी जो भी आएंगे वो बहुत कम होंगे, मेनली ये चारों ही होते हैं। रीजन आगे सुनना, दीज क्लासेस of compound with the exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 daltons and above। क्लियर है? तो वही बोला है एसिड सॉल्युबल में जो मॉलिक्यूलर वेट की रेंज रहती है वो 18 से 800 डाल्टन,
बट वहीं पे जब हम एसिड इंसॉल्युबल पूल की बात करेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट की रेंज 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर रहती है। क्लियर है? जिसमें एक एक्सेप्शन है लिपिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के करीब है। क्लियर है? और इसी बेसिस पे बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। किसकी है बेटा? माइक्रो। और ये यहां तक ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसकी है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है? तो पहली बात, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। और दो कौन कौन सी कैटेगरीज है? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में वेट की रेंज 18 से 800 डाल्टन के बीच की, और मैक्रो में 10,000 डाल्टन से, वो 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से ज्यादा। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, फॉर दिस वेरी रीजन बायोमॉलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही बोला है, इसी वजह से ऊपर जो रीजन दे रखे हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया ऊपर वाले रीजंस को देखते हुए। कितने पार्ट में बेटा? दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया गया, पहले वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे मैक्रो। तो वही लिखा है, वन दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जनरली रेफर करते हैं बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से, या फिर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से। क्या? ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट 1000 से कम रहता है, 1000 डाल्टन या उससे कम रहता है, उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। या फिर हम उन्हें सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं, या फिर हम लोग सिंपली उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules, जिनकी रेंज 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा रहती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। या फिर बायोमॉलिक्यूल्स तो नहीं बोलेंगे अब हम, तो बायोमॉलिक्यूल के बीच में मैक्रो वर्ड लगा देते हैं। बायो और मॉलिक्यूल के बीच में एक वर्ड आ जाएगा मैक्रो। तो अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये मैक्रो वर्ड लगा देना, बस आपको मैक्रो वर्ड लगा देना है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक्सेप्शन लिपिड का। क्लियर है? वो है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बट उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या उससे ज्यादा डाल्टन का नहीं है, उसका मात्र 800 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्लियर है? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स किस में मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस में मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बात करें, आगे सुनना। अब वही लिखी हुई है बात, किसका एक्सेप्शन समझाया गया है लिपिड का, कि क्यों है एक्सेप्शन, क्या चीजें रही उसमें, वो वाली बातें बात करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। क्या? द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो पहली बात कि सारे के सारे जो इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सब के सब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, केवल एक को छोड़ के, किसको? लिपिड को। क्लियर है? तो फिर ये पूछा गया कि भाई लिपिड जब एक्सेप्शन आ रहा है तो क्यों रख रहे हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इनको मैच नहीं कर रहा, ना वो पॉलीमेरिक है, फिर भी हम उसके बावजूद भी इसे क्यों रख रहे हैं इसमें? तो वही लिखा है, देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 डाल्टन तक पहुंचा है, तो वही बोल रहा है, देन व्हाई डू लिपिड्स कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ऊपर जाता ही नहीं है, तो फिर भी उसके बावजूद ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन के साथ क्यों रखा जाता है? रीजन सुनना, क्यों रखा जाता है उसका रीजन सुनिए। क्या? लिपिड्स आर indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membrane। क्लियर है? तो असल में बेटा लिपिड जो है नॉर्मली इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो भले ही उनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है, बट वो असल में जब हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते किसी सेल के अंदर। तो भी लिखा है, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, भले ही इस फ्रैक्शन में लिपिड का वेट कम आ रहा हो बट वो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। असल में जब हमने क्रशिंग करी होगी, क्या जब हम क्या टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, बताया तो था यार मैंने, ग्राइंडिंग होती है टिश्यू की, तो उस टाइम पर क्या होता है, लिपिड के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। अब असल में क्या हुआ होगा,
तो आपको जैसा कि पता है सेल मेम्ब्रेन वगैरह ये सब काय की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की, लिपिड ही तो है वो भी एक तरीके का। तो वो ही बोल रहा है कि भले ही जब एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन हम देखते हैं तो हमें लिपिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स दिखते हैं, बट असल में लिपिड जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, वो जनरली सेल मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में अरेंज होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एक चेन बना के, पूरी लंबी लंबी चेन। क्लियर है? तो वही लिखा है। और जब हम इन चेन्स को ब्रेक करते हैं, क्यों ब्रेक करना मजबूरी है, क्योंकि हम लोग टिश्यू को क्या करेंगे, ग्राइंड। तो वही लिखा है, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। तो हम जब ग्राइंड करते हैं किसी टिश्यू को तो हम उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो उसकी सेल मेम्ब्रेन्स या और भी कोई इनर मेम्ब्रेन होगी, उनको ग्राइंड करके हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो वही लिखा है, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वो टुकड़े क्या बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, एंड फॉर्म वेसिकल्स। तो यही तो वो छोटे छोटे लिपिड्स हैं। असल में जब टूटा नहीं होता, अगर टिश्यू को तोड़ा नहीं जा रहा था, तो वो लिपिड पूरी चेन की फॉर्म में मिलते हैं, बट हमें ग्राइंड करना जरूरी है, सेल को तोड़ना जरूरी है। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन के जो पूरी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जिनको हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो भैया है तो लिपिड, फैट है, इंसॉल्युबल होगा वाटर में, और वेसिकल्स जो बन के आते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसी वजह से हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। तो इन लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसमें फॉस्फोलिपिड पूरी चेन की फॉर्म में अरेंज होता है, वो छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन को मैच नहीं कर पाता, बट स्टिल ये वाटर इंसॉल्युबल है तो इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही आ रहा होगा। दैट्स इट। चले आगे। हाँ या ना? तो वही लिखा है, therefore these membrane fragment in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। क्योंकि इनका वाटर सॉल्युबल नेचर नहीं है, फैट है, फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसी वजह से ये लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ या मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन के साथ सेपरेट आउट हो जाते हैं। और इसी वजह से हम लिपिड्स के लिए कभी भी वर्ड यूज नहीं करते मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कभी भी स्ट्रिक्टली लिपिड्स के लिए हम मैक्रोमोलिक्यूल जैसा वर्ड यूज नहीं करते, भले ही वो प्रेजेंट होगा इंटैक्ट, जब सेल पूरी ब्रेकडाउन नहीं हुई होगी तो भले ही वहां पे वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो वो हमें छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में मिला। तो इसी वजह से हम मैक्रोमोलिक्यूल जैसा वर्ड लिपिड के लिए स्ट्रिक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वेट भी हमें मोर देन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800 डेल्टन तक ही मिला। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें 800 डेल्टन तक ही मिला, उससे ज्यादा मिल ही नहीं पाया, हमें उससे ज्यादा मिल ही नहीं पाया। क्लियर है? तो ये कंडीशन है भैया लिपिड के केस की। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब बात आती है एसिड सॉल्युबल में कौन गया। बाकी के जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एसिड सॉल्युबल पूल में चले जाते हैं। तो मेन जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है वो सब का सब एसिड सॉल्युबल पूल में ही जाता है, बट उसमें से भी मैक्रोमोलिक्यूल अलग हो जाता है। तो वही लिखा है, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो साइटोप्लाज्म की जो कॉम्पोजिशन होती है वो आधे से ज्यादा एसिड सॉल्युबल पूल में ही चली जाती है, बट द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनील्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो वही बोला, रफली हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करें तो वो एक तरीके की साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन होगी, और वो भी वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन जिसमें से हम साइटोप्लाज्म और उनकी ऑर्गेनील्स के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर लें। तो बचा हुआ जितना भी साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन है वो सारी की सारी एसिड सॉल्युबल पूल में चली जाएगी। और ये सॉल्युबल पूल और इनसॉल्युबल पूल मिलके क्या बोलेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो वही लिखा है, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों एसिड सॉल्युबल पूल और इनसॉल्युबल पूल के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलके एक पूरे लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिज्म का एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बता देता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कंडीशन है भैया बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो वेट के अकॉर्डिंग देखा है, दैट्स इट। लिपिड एक्सेप्शन है, मानिएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है,
in summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organism. तो बहुत बेहतरीन बात बोली कि अगर हम इस पूरे टॉपिक को समरी वाइज बात करें और हम इन मॉलिक्यूल्स को इनकी अबंडेंस के बेसिस पे अरेंज करें, तो हम जनरली यही ऑब्जर्व करते हैं कि कोई लिविंग टिश्यू है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है वाटर की। किसकी मात्रा सबसे ज्यादा अमाउंट होता है? वाटर का। हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, जनरली हमारी सेल की बात करें, हमारे सेल के अंदर 70 से 70 to 75% पानी की प्रेजेंस होती है, हाँ या ना? बल्कि कम ही बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही दे रहा है, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल दे रखी है आप। क्लियर है? दिख रहा होगा वाटर कितना है 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस 1%। तो अगर आप अरेंज भी करते हो तो सबसे ज्यादा कौन है? वाटर है, हाँ या ना? सबसे ज्यादा कौन है? वाटर है। उसके बाद कौन है? प्रोटीन्स है। कौन है बेटा? प्रोटीन्स है। उसके बाद कौन है? फिर देखो जरा, सबसे ज्यादा वाटर हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिख दूं एन एसिड लिख दूं, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद कौन दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, CARBO लिख दूं शॉर्ट में, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद देखो कौन है? लिपिड्स है। कौन है बेटा? लिपिड्स। और लास्ट में आपके बचते हैं कौन? आयंस। तो ये अबंडेंस के बेसिस पे ऑर्डर है भैया, ये अबंडेंस के बेसिस पे इन पूरे लाइंस को एक लाइन में ज्वाइन करके लिख लीजिएगा। ये अबंडेंस के बेसिस पे पूरा ऑर्डर दे रखा है, किसी लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल की कंपोजिशन दे रखी है, एक लिविंग सेल की कंपोजिशन दे रखी है। उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से देख रहा होगा आपको, ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये बच्चों बात हो गई भैया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। किसकी? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। किस बेसिस पे डिसाइड किया? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। माइक्रो है तो 18 से 800 डेल्टन तक, या फिर आप ऐसे बोल दें लेस देन 1000 डेल्टन जिन मॉलिक्यूल्स का वेट है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, या बायो मॉलिक्यूल्स नॉर्मली यूज करते थे, और जिनका वेट 10,000 डेल्टन या उनसे ज्यादा है उन्हें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। एक्सेप्शन है लिपिड का, उसको भी स्टिल हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में ही रखते हैं, भले ही उसका वेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800 डेल्टन हो पाता है, उससे ज्यादा वो जाता ही नहीं है, फिर भी हम उसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में नहीं रखते, मैक्रो के साथ ही रखते हैं। बट उसे बोला कभी भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं जाता, भले ही उन फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट कॉल्ड अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्लियर होगा आपको, ठीक है ना? तो बेसिक से 3 टर्म सिखाए आज के सेशन में मैंने आपको, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड लास्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इस सेशन को बच्चों ज्यादा लेंथ नहीं देंगे, इतना ही रखेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे इसी सेशन में कवर करने थे दोनों पॉइंट्स। क्लियर है? इस सेशन को बच्चों मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगले सेशन में एक नया टॉपिक दैट इज प्रोटीन्स। किसकी बात करूंगा बच्चों? मैं प्रोटीन्स की बात करूंगा। क्लियर है? उसी में आपको पॉलीसैकेराइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर बचा उसमें सेशन में टाइम तो वहां पर हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? उम्मीद करूंगा आज के सेशन के आपको सारे पॉइंट जरूर क्लियर होंगे, और ये भी उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चों, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।